नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 3 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सैटरडे हैं, 2 आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे एक आर्टिकल गैम्बलिंग वाला हमारा कल का बाकी है, लेकिन उस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे मंडे को। कल प्रीलिम है 2020 का, तो आप में से वो लोग जिनको कल एग्ज़ाम देना है, बेस्ट विशेस, आप अच्छे से पेपर दीजिएगा। इस डिस्कशन में हम 2 इश्यूज कौन से डिस्कस करेंगे, एक तो देखो कैग की रिपोर्ट से संबंधित और दूसरा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कैग की रिपोर्ट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त इन सभी एस्पेक्ट से हम रूबरू होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, कैग ने 2018-19 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की है पार्लियामेंट में, और इस रिपोर्ट में कैग के द्वारा काफ़ी सारे इश्यूज रेज किए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो इशू है वो सेस से संबंधित है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6,466 करोड़ का जो कंपनसेशन सेस रेवेन्यू था वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रख लिया, जबकि देखो ये रेवेन्यू स्टेट्स के साथ शेयर किया जाना था उनको दी जाने वाली कंपनसेशन के तौर पे। इसके अलावा 2018-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40,806 करोड़ का कंपनसेशन सेस रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रख लिया, यानी स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया। ये रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो, जैसा आपको पता है 2017 में जीएसटी आया था और स्टेट्स को ये गारंटी दी गई थी कि अगर आपको जीएसटी आने के बाद कुछ रेवेन्यू लॉस होता है तो उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, और इसके लिए लग्जरी आइटम पर स्पेशल सेस भी लगाया गया था ताकि उससे जो रेवेन्यू प्राप्त हो उस रेवेन्यू की सहायता से स्टेट्स को कंपनसेट किया जाए। बट सारा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर नहीं किया स्टेट्स के साथ कंपनसेशन के तौर पे, कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही रख लिया। इसके साथ साथ कैग की रिपोर्ट में यह भी बोला गया इवन आईजीएसटी का भी कुछ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रख लिया और स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं सेस का इशू क्या है। देखो, सेस के बारे में हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था। ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसे कहा जाता है सेस। तो आपके माइंड में ये आया होगा कि टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसे तो सरचार्ज भी कहा जाता है। तो फिर डिफरेंस क्या है सरचार्ज और सेस के बीच में? डिफरेंस ये है, सेस लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए। मान लीजिए 3% सेस लगाया तो स्पेसिफिक पर्पज भी बताया जाता है। ये 3% सेस जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, क्लीन एनर्जी के लिए है, मतलब किस पर्पज के लिए सेस लगाया जा रहा है ये बताया जाता है। जबकि सरचार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, सिंपल ये बोला जाता है 3% सरचार्ज लगेगा। अब उस सरचार्ज का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्पज के लिए करे, कुछ नहीं बताया जाता, अपनी मर्जी से कैसे भी उस पैसे का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, सेस लगाया क्यों जाता है? देखो, सेस इसलिए लगाया जाता है, मान लीजिए 3% सेस लगा दिया इनकम टैक्स के ऊपर, और ये सेस लगाया गया है एजुकेशन पर्पज के लिए। तो इसलिए लगाया जाता है कि एजुकेशन पर्पज के लिए कम से कम इतना तो रेवेन्यू हासिल हो ही जाए। समझ गए? आमतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ पर्पजेस के लिए पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो सेस लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर कर लेती है कि एजुकेशन, मान लीजिए 3% एजुकेशन सेस है तो एजुकेशन प्रायोरिटी है, तो इसलिए इसके लिए अलग से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। समझ गए? मतलब एजुकेशन के लिए इतना तो रेवेन्यू सरकार जुटाएगी ही, इतना तो रेवेन्यू सरकार एजुकेशन के लिए खर्च करेगी ही। तो इसलिए ये एक मेन मकसद होता है सेस को लगाने का। वैसे ये तो सीधा सीधा पर्पज है। यूं कहते हैं ना कई बार कि दिखने वाला पर्पज अलग है और ना दिखने वाला पर्पज अलग है। तो ना दिखने वाला पर्पज कौन सा है? ना दिखने वाला पर्पज देखो ये होता है कि सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। आगे ये क्वेश्चन है भी कि जब सेस के इतने सारे क्रिटिसिज्म हैं तो फिर गवर्नमेंट सेस लगाती क्यों है? इसका सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है ना, उसको शेयर नहीं करना पड़ता सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ। वैसे देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने यह कहा था कि जो डिविजनल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, मतलब वो टैक्स रेवेन्यू जो शेयर होगा स्टेट्स के साथ, वो किस रेशो में होगा? 42% जाएगा स्टेट्स के पास, बाकी 58% रहेगा सेंटर के पास। तो फाइनेंस कमीशन की इस रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लगा, अरे भैया 40 रुपए के टैक्स रेवेन्यू में अगर हम 42 रुपए दे देंगे स्टेट्स को तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे पास बचेंगे सिर्फ 58 रुपए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेस ज्यादा लगाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था सेस से जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे वो तो हमें शेयर करना ही नहीं पड़ेगा स्टेट्स के पास, वो सारा का सारा पैसा हमारे पास ही रहेगा। तो आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 35 सेस लगाए जाते हैं। सोच के देखो, सेस का तो पर्पज ये था ना कि किसी प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल एजुकेशन को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटी देना चाहती है, इसीलिए अलग से उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है। बट अगर 35 सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएंगे तो फिर तो पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाता है ना भाई। 35 प्रोग्राम्स को एक साथ प्रायोरिटी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब है। इतने सारे सेस लगाने का स्टेट्स के रेवेन्यू पे क्या नुकसान हुआ है? अगला क्वेश्चन देखो ये उठता है। काफी एडवर्स इंपैक्ट पड़ा है स्टेट्स के रेवेन्यू पर इतने सारे सेस लगाने से, 35 सेस लगाने से। क्यों? क्योंकि देखो जैसा हमने डिस्कस किया, सेस का जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं होता। अब वैसे तो देखो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 42% रेवेन्यू मिलना चाहिए स्टेट्स को, बट चूंकि सेस का रेवेन्यू शेयर नहीं होता स्टेट्स के साथ, तो इफेक्टिव जो शेयर है स्टेट्स का वो 2015-16 में था 35%, और जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादा सेस लगाने स्टार्ट किए 2019-20 में ये घट के हो गया 32%, और आगे आगे बिल्कुल इफेक्टिव शेयर स्टेट्स का 30% से भी कम हो जाएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि सेस का रेवेन्यू शेयर नहीं होता स्टेट्स के साथ। और भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होते हैं सेस लगाने के। देखो जब जीएसटी आया था तो एक बात ये बोली गई थी कि टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होगा जीएसटी से, अभी बहुत सारे सेस हैं तो उनको एबोलिश कर दिया जाएगा। बट कहाँ हुए एबोलिश? अभी भी 35 सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो मतलब एक बात जो बोली गई थी जीएसटी के आने से पहले वो तो पूरी नहीं हो उसकी। टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई नहीं होगा। जिस देश में 35 सेस लगेंगे तो वहां पे टैक्स स्ट्रक्चर कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, आप बताइए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये भी है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा, इससे कॉम्प्लायंस जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। अब सेस से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा अब उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा, क्या वास्तव में उस फंड में वो जा रहा है जिस फंड से वो इकट्ठा किया गया है या फिर नहीं जा रहा है। फिलहाल तो देखो कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि सेस के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू तो इकट्ठा कर लेती है बट उस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। जैसे कि एजुकेशनल पर्पजेस के लिए सेस इकट्ठा किया गया तो फिर उसका रेवेन्यू नहीं शेयर किया गया, उसका रेवेन्यू नहीं यूज किया गया एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सेस इकट्ठा किया गया, उसका पैसा नहीं यूज किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सेस लगाया गया, उसका पैसा नहीं दिया गया ऑयल बॉडीज को। तो मतलब जिस पर्पज के साथ सेस इकट्ठा किया जाता है वो पर्पज भी सर्व नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्पज के हिसाब से काम करती ही नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या सेस इकट्ठा करने का। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं। इसके साथ साथ देखो लास्ट में कुछ और इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाता है कैग की रिपोर्ट में। जैसे गवर्नमेंट ऑफ बजट बोरोइंग बहुत करती है। ऑफ बजट बोरोइंग मतलब जैसे सब्सिडी पे पैसा खर्च करना है तो उसका प्रोविजन बजट में नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। एफसीआई को बोल दिया जाएगा कि आप मार्केट से लोन ले लीजिए। समझ गए? तो ये ऑफ बजट बोरोइंग है। इसके बारे में बजट में नहीं शो होता, लेकिन अल्टीमेटली पैसा देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आज नहीं तो 10 सालों के बाद। नेक्स्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड जिसको क्रिएट किया गया था नाबार्ड के द्वारा। रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन से उधार लेके। सबसे लास्ट में काफ़ी बार ऐसा भी होता है, सेस का जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और इसे अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेस रेवेन्यू का इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए वो सेस लगाया गया है। एजुकेशनल सेस है तो एजुकेशन के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैग की रिपोर्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यूएन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? 30 सितंबर को यूएन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइज हुआ। थीम थी अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। न्यूयॉर्क में ये जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिस्कस किया कि क्या लिंकेज है बायोडाइवर्सिटी लॉस और स्प्रेड ऑफ एनिमल पैथोजेंस के बीच में। देखो, जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो फिर एनिमल पैथोजेंस जिससे कोविड-19 जैसी महामारियां फैलती हैं, ये महामारियां और ज़्यादा फैलेंगी। इस समिट में ये भी डिस्कस किया गया कि एचई टारगेट्स, देखो एचई टारगेट्स इनको अडॉप्ट किया गया था 2010 में और एचई टारगेट्स में 20 टारगेट हैं किससे संबंधित? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। इनको अचीव किया जाना था 2020 से पहले। क्या इनको अचीव किया गया? बिल्कुल भी नहीं। यूएन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 रिपोर्ट कहती है 20 जो एचई टारगेट्स हैं उनमें से एक भी टारगेट को अचीव नहीं किया जा सका है। ये बात डिस्कस भी की गई इस समिट में विभिन्न देशों के द्वारा कि कैसे फेल हो गए हैं सभी देश एचई टारगेट्स को अचीव करने में। एचई टारगेट्स की अगर हम और ज़्यादा बात करें, जैसा हमने डिस्कस किया, टोटल 20 टारगेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। इसमें देखो कुछ टारगेट्स जैसे सब्सिडी को फेस आउट करना था 2020 से पहले, यानी सब वो सब्सिडीज जिनसे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है उनको ख़त्म करना था, नहीं हो उसका। सेफ इकोलॉजिकल लिमिट्स में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना था, नहीं हो उसका। रिसोर्सेज का अंधाधुंध एक्सप्लोटेशन आज भी हो रहा है। नेक्स्ट, अगर देखो इंडस्ट्रियल लेवल पे फिशरीज होती है जिससे जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, तो ऐसी फिशरी पर बैन लगाया जाए। क्या हुआ? नहीं हुआ। पोल्यूशन को खत्म करने से संबंधित या फिर प्लास्टिक वेस्ट पर लगाम लगाने से संबंधित ये टारगेट्स भी अचीव नहीं हो सके। हाँ, कुछ टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में परफॉर्मेंस बेशक अच्छी रही, जैसे सरफेस और सब सरफेस वाटर को कंजर्व करना, इनलैंड, कोस्टल और मरीन एरियाज में भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। इन एरियाज में थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई बट नाकाफ़ी। जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है इन टारगेट्स को अचीव करने में। WWF की लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो बताता है वर्टिब्रेट यानी रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर हैं उनका लॉस हुआ है 1970 से लेके अभी तक कितना? 68%। मान लीजिए 1970s में अगर रीढ़ की हड्डी वाले 100 एनिमल्स थे तो अब बच गए हैं सिर्फ 32। 68% वर्टिब्रेट एनिमल्स का लॉस हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के परफॉर्मेंस की। देखो, इंडिया तो सदा से बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता आया है। 1970s में 80s में काफ़ी सारे कानून आए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से संबंधित प्रोटेक्टेड एरियाज भी बने, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी देश का 5% जो एरिया है वो इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। बट अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है? जल्दबाजी में दिखती है इन्वायरमेंटल लॉस को कमज़ोर करने के लिए, ताकि डेवलपमेंट लाई जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिलीज़ किया गया, इसमें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की गाइडलाइंस को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके। ये गलत है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, जो ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसमें देखो 196 मेंबर कंट्रीज हैं। इनको अब एक नया प्रोग्राम डेवलप करना होगा और वो प्रोग्राम अलाइन करे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से।
तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में। समझ गए? मतलब ऐसी जो टारगेट्स हैं वो तो देखो अचीव किए नहीं जा सके, 2020 से पहले अचीव करने थे। तो अब आवश्यकता ये है CBD के मेंबर कंट्रीज यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मेंबर कंट्रीज नए टारगेट्स बनाएं, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, इंडिया भी ज़्यादा अच्छे से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकेगा। इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर, फ्रीज ऑन एक्सपेंशन ऑफ माइनिंग, डैम बिल्डिंग, रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम वेस्ट, रीजनरेशन ऑफ एरिड लैंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे इंडिया को फोकस करना चाहिए अगर इंडिया वास्तव में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मैं फिर से बोलता हूँ ये पॉइंट्स: क्लीन एनर्जी पे फोकस करना, इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर पे फोकस करना, माइनिंग के एक्सपेंशन पर रोक लगाना, डैम बिल्डिंग पर रोक लगाना। मतलब जो जरूरी है, देखो वहाँ पे तो डैम बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन डैम्स को भी बना दिया जाए जिनसे बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता हो। वेस्ट रिकवरी की दिशा में नई नई इनोवेशन लेके आना, और सबसे लास्ट में एरिड लैंड्स मतलब जो बंजर भूमि है उसको रीजनरेट करना। इन पॉइंट्स पर इंडिया को काम करना होगा, और इसके लिए इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज का साथ चाहिए, मतलब अलायंस बनाना होगा उन देशों के साथ जो इन सब पॉइंट्स पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।